हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर दीपक अग्रवाल, ऑर्थोपेडिक स्पाइन सर्जन फ्रॉम उदयपुर। आज आपके बीच लेके आया हूँ स्लिप डिस्क और उससे संबंधित सभी प्रकार के सवालों और जवाबों के आंसर। साइटिका क्या होता है, स्लिप डिस्क क्या होता है, इससे जुड़ी समस्त जानकारी जानेंगे हम इस वीडियो के माध्यम से। मेरे कई पेशेंट में कई प्रकार के भ्रम भी हैं, तो वो भी इस वीडियो के माध्यम से दूर हो सकते हैं। तो चलिए बिना देर किए चलते हैं आगे, स्लिप डिस्क के बारे में सब कुछ जानते हैं। तो जैसा कि दोस्तों आप सब लोग जानते हो, हमारे रीढ़ की हड्डी में बहुत सारे वर्टिब्रा या मणके होते हैं या छल्ले नुमा हड्डियाँ होती है, और दो हड्डी के बीच में जो सॉफ्ट कुशन होता है उसको ही हम डिस्क बोलते हैं। हमारी भाषा में बोलते हैं इंटरवर्टिब्रल डिस्क, यानी दो वर्टिब्रा के बीच की डिस्क। ये डिस्क की संरचना की जब हम बात करें, स्ट्रक्चर की जब हम बात करें, तो ये डिस्क आप देख समझेंगे तो बिल्कुल एक शॉकर की तरह है, जिसके अंदर हमारा बाहर का ये आउटर कवर है और अंदर एक जेल नुमा पदार्थ है। तो बाहर इस स्ट्रक्चर को जो बोलते हैं हम एनुलस बोलते हैं, और नीचे अंदर जो जेल वाला है वो न्यूक्लियस पल्पोसस बोलते हैं। तो ये बिल्कुल उसी तरह से काम करता है जैसे किसी भी गाड़ी में शॉकर काम करते हैं, कि एक सिलेंडर कोर है जिसके अंदर फ्लूइड या ऑयल भरा हुआ है, और वो एक हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर के साथ में हमें गाड़ी को शॉकिंग अब्जॉर्बिंग काम करता है। वैसे ही डिस्क का हमारे शरीर में यही काम होता है कि वो हमें एक तो स्पाइन में फ्लेक्सिबिलिटी देता है, लचीलापन देता है, जिससे हम आगे झुकना, पीछे मुड़ना, साइड में झुकना, ये सब हम कर पाते हैं। और साथ में शॉक एब्जॉर्बिंग यानी झटकों को सहने का काम करता है। जब ये बाहर का ब्लू पदार्थ यानी एनुलस जो पार्ट है वो फट जाता है, तो ये जेल नुमा पदार्थ जैसे ही बाहर आता है, ये पीछे जो आप येलो कलर की मेन नर्स, जिसको स्पाइनल कॉर्ड बोलते हैं, उनकी जो ब्रांचेज होती हैं, इनको रूट्स बोला जाता है, उनको दबाने लगता है। इसके दबाव के कारण वहाँ नस पे सूजन होती है केमिकल रिएक्शन के कारण, और दबाव के कारण यानी मैकेनिकल प्रेशर के कारण कमजोरी आती है, और इसके कारण मरीज को सारे सिम्टम्स साइटिका वाले डेवलप होते हैं। तो जैसा मैंने बताया आपको कि ये बाहर का जो खोल था उसमें फटाव आता है, जिससे ये जो अंदर का मटेरियल है अपना, ये बाहर की तरफ निकलने लगता है। तो जिस तरह से आप देख रहे हैं दोस्तों, ये पूरा फट के बाहर को मटेरियल निकल रहा है और ये रूट को सूजन कर रहा है। तो एक्चुअल में स्लिप डिस्क इज मिसनोमर, नाम इसका स्लिप डिस्क रखा बोलने में आ गया आम भाषा में। एक्चुअल में ये है प्रोलैप्स इंटरवर्टिब्रल डिस्क, यानी जो आपकी डिस्क है वो पीछे प्रोलैप्स हो गई है, प्रोट्रूड हो गई है, या उस वजह इसको PIVD हम बोलते हैं। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि ये जो मटेरियल था ये फटे हुए रैमनिल से निकला और नस को दबाने लगा, स्पाइनल कॉर्ड को दबाने लगा, रूट्स को दबाने लगा, जिस वजह से साइटिका का पेन आने लगता है, मरीज को बैक में पेन रहता है, आगे झुकने पे दर्द बढ़ता है। वो सब के बारे में हम समझेंगे। इन सब फोटोज़ के पे आप देख पा रहे होंगे किस तरह से मटेरियल निकल रहा है, किस तरह से नसों को दबा रहा है। तो स्लिप डिस्क के बारे में आप समझे क्या है ये स्लिप डिस्क। इसमें गादी का फटना होता है, और साथ में जो अंदर का ये जेल नुमा पदार्थ है ये बाहर निकल के नसों को दबाता है। उसी समस्या को बोलते हैं हम स्लिप डिस्क। अब स्लिप डिस्क में जो मटेरियल है वो कई तरीके से बाहर निकलता है। तो जब गद्दी केबल ख़राब होती है तो उस स्टेज को हम डीजनरेशन पर बोलते हैं, यानी डिस्क खराब। इस तरह के मरीजों को हमेशा केवल बैक पेन की शिकायत रहती है, पैरों में कोई समस्या नहीं होती, क्योंकि यहाँ पे डीजनरेशन पर डिस्क का स्टार्ट हो गया है, यानी आपका जो गादी है वो उसमें पानी कम हो गया है, उसका जो बाहर का ये कोर है ये कमज़ोर हो गया है, और उस वजह से डिस्क में वो क्षमता नहीं होती शॉक एब्जॉर्बिंग की जो नॉर्मल डिस्क में होती है। तो मरीज को लगातार मणके हिलने की वजह से हमेशा कमर में दर्द बना रहता है। प्रोलैप्स से स्टार्टिंग फेज होता है जिसमें डिस्क का मटेरियल बाहर नहीं आता, लेकिन वो पूरा का पूरा जो डिस्क है वो बल्ज होने लगता है और नसों पे मैकेनिकल प्रेशर देता है,
ऐसे में मरीज को बैक पेन और लेग पेन दोनों होता है। एक्सट्रूडेड डिस्क के अंदर यानी पूरा जो गादी फट गया है और अंदर से सारा मटेरियल बाहर आने लग गया है। इसमें मरीज को बहुत ज़्यादा लेग पेन रहता है, बैक पेन भी होता है, लेकिन उसकी फ्रिक्वेंसी कम रहती है। मरीज अक्सर कंप्लेन करता है, थोड़ा भी चलते हैं साहब, थोड़ा भी खांसी होती है तो पैरों में दर्द आता है, और पैरों में थोड़ा भी नहीं चल पाता क्योंकि इतनी ना सूजी होती है इस मटेरियल के कारण। और लास्ट अपना जो है सिक्वेस्टेड, इसमें डिस्क के छोटे छोटे टुकड़े कैनाल में भर जाते हैं और वो डिस्क कई बार मैसिव रूप में मैकेनिकल कंप्रेशन के कारण कॉडा इक्विना सिंड्रोम के रूप में प्रेजेंट करती है। तो कॉडा इक्विना सिंड्रोम के लिए डरो नहीं, वो एक्चुअल में वर्ड जो है मेडिकल वर्ड है। इसमें एक्चुअल में दोनों पैरों में कमजोरी और पेशाब और लैट्रिन के रास्ते में भी वीकनेस आ जाती है। तो ये सबसे लास्ट स्टेज होती है किसी भी बड़े डिस्क प्रोलेप्स की। उसके बाद हम आगे बढ़ें तो जो हम साइटिका की दर्द के बारे में बात कर रहे थे, तो ये है पैर में जो ये हमारी साइटिक नर्व होती है जो कमर के निचले हिस्से L4, L5, S1 वाले हिस्से से निकलती है और हमारे पैर के इस तरह से में चलती है। तो जब स्लिप डिस्क होती है तो इन्हीं में से एक रूट को दबाव होता है और इसी वजह से मरीज को पूरे पैर के पिछले भाग, साइड वाले भाग और काफ में और फुट तक पेन जाता है। इस तकलीफ़ को, क्योंकि ये साइटिक नर्व के अलोंग होती है, साइटिका कहलाती है। समझे आप कि क्या है साइटिका? क्योंकि साइटिका जो है वो साइटिक नर्व को इरिटेट करके दर्द का पैटर्न बनाती है, इसलिए इस दर्द को साइटिका कहते हैं। ये एक पैर में भी हो सकता है, दोनों पैरों में भी होता है, जनरली एक पैर में होता है क्योंकि डिस्क हमेशा एक तरफ से ज़्यादा फटती है जिस तरफ वो कमज़ोर होती है। अब मेरे कई पेशेंट पूछते हैं कि साहब हमें क्यों हुआ, अब डिस्क हमारी क्यों फटी, अभी तो हम ये नहीं करते वो नहीं करते। तो डिस्क, स्लिप डिस्क की समस्या वैसे किसी भी आमजन को हो सकती है, मुख्यतः यह 20 से 40 साल की उम्र में ज़्यादातर होती है क्योंकि इस टाइम डिस्क में वाटर का कंटेंट ज़्यादा होता है, डिस्क मैक्सिमम फंक्शनल होती हैं और जो पेशेंट्स होते हैं वो भी एडल्ट होने के साथ मैक्सिमम एक्टिव होते हैं। तो ये जो आप देख रहे हैं ये रिस्क फैक्टर हैं जो मेन कारण हैं स्लिप डिस्क का, जैसे दिन भर सेडेंटरी लाइफस्टाइल, खाना पीना, कोई एक्सरसाइज नहीं करना, ये वज़न का बढ़ना, ये सब सेडेंटरी लाइफस्टाइल को बताता है। दूसरा, काम के टाइम पे बैड पोस्चर। कुछ लोग, कुछ स्टूडेंट, कुछ ऑक्यूपेशनल वर्क मेरे पास आते हैं, वो बोलते हैं कि साहब हम 8-9 घंटे 10 घंटे लगातार डेस्क पे बैठे रहते हैं, बीच में उठने का टाइम नहीं। तो लॉन्ग सिटिंग से, कंप्यूटर पे गलत तरीके से बैठना, आगे झुकना या ऐसे पोस्चर्स में काम करना जिससे कमर में प्रेशर ज़्यादा पड़ता है, वो सब बैड पोस्चर के कारण स्लिप डिस्क की समस्या आती है। बार बार आगे झुकने से, बार बार वज़न का काम उठाने से, गलत तरीके से वज़न उठाने से, आगे झुक के वज़न उठाने से, ये सब डिस्क के हर्निएट होने का कारण बनता है। और दूसरे अदर कारण है स्मोकिंग, डायबिटिक पेशेंट्स में भी ये चीज़ ज़्यादा देखी गई है। मेरे लेबर वर्कर, ड्राइवर, लॉन्ग ड्राइवर जो हैं उनमें भी ये चीज़ समस्या ज़्यादा होती है। तो कैसे पता लगेगा हमें स्लिप डिस्क की? तो एक आमजन के लिए थोड़ा मुश्किल होता है। अपने किसी भी नियरेस्ट ऑर्थोपेडिशियन या स्पाइन सर्जन या न्यूरोफिजिशियन या न्यूरो सर्जन के पास जाकर के जब वो आपके एक्सरे वगैरह और बाकी इन्वेस्टिगेशन कराएंगे तो इट कैन डायग्नोज, ये बहुत इजीली डायग्नोज हो सकता है। तो जैसा आप देख रहे हैं कि नॉर्मल एक्सरे में इस तरह का होता है हमारा, जो मेरे इस तरह से आप देख रहे हैं कि नॉर्मल एक्सरे में इस तरह से ये नॉर्मल एक्सरे है। इसमें हर डिस्क हेल्दी है, कोई दिक्कत नहीं है। पर जब हम स्लिप डिस्क के पेशेंट का नॉर्मल एक्सरे कराते हैं कमर का, तो उसमें आपको दोनों मणकों के बीच का जो डिस्क स्पेस है वो भी कम हो जाता है, साथ ही आपका
इनमें मोबिलिटी बढ़ने लगती है, तो इससे इनका एंगल कम हो जाता है। ये जो है वो डिस्क का नॉर्मल डिस्क को बता रहा है और ये डिस्टेंस भी कम हो जाता है। आपके लिए सब समझना मुश्किल है, पर आपका चिकित्सक बिल्कुल इन सब चीज़ों को समझता है और इन सब चीज़ों से वो डायग्नोसिस बहुत ईजीली बना लेता है। तो स्लिप डिस्क के मरीजों के अंदर ये इस तरह से वैक्यूम साइन आने लगता है और एमआरआई जब उसकी कराते हैं तो पता लगता है कि ये डिस्क पूरी कैनाल में आ गई है और मरीज की ये नस को दबा रही है। आप इजीली इसमें देख सकते हैं, दिस इज द प्रोट्रूडेड पार्ट ऑफ डिस्क। ये हमारी जो मैंने नस बताई थी वो आ रही है और वो जो डिस्क L5S1 डिस्क फटने के कारण ये नस को दबा रही है। तो इस तरह की समस्या को हम स्लिप डिस्क की बीमारी कहते हैं। आप देखेंगे जो मैंने आपको चित्र में दिखाया था वैसा ही इसमें अपना ये एरो लगा हुआ है। ये डिस्क जो है ये मटेरियल नस को दबा के इस मरीज को लेफ़्ट साइड में पेन हो रहा है क्योंकि इसकी लेफ़्ट साइड की नस दबी हुई है। अब साइटिका जब अगर हो जाए किसी मरीज को तो उनको किस पोजीशन में सोना चाहिए, उसके लिए उसको अगर वो सीधा सोना पसंद करता है तो दोनों थाई के नीचे उसको पिलो लगा करके फॉलर पोजीशन में रहना चाहिए। इससे साइटिका नर्व थोड़ी लूज रहती है और उस पर इरिटेशन कम होता है, जिससे मरीज को पोजीशन के हिसाब से आराम मिलता है। अगर मरीज सीधा या उल्टा सोना चाहे या करवट में तो इस तरह की पोजीशंस हैं जो वो यूज़ करके अपने दर्द में आराम पा सकता है। जनरली हमारी इनकरेक्ट पोजीशन हमारी ये स्पाइन के प्रॉब्लम का कारण बनती हैं। तो अगर ये हम करेक्ट पोजीशन में सोएंगे मतलब हमारे स्पाइन को स्ट्रेट रखेंगे तो कभी बैक की प्रॉब्लम, स्पाइन की प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। अब क्या क्या ट्रीटमेंट हैं, स्लिप डिस्क हो गया भाई, अभी क्या करने का, डरना है? हर स्लिप डिस्क का इलाज केवल ऑपरेशन होता है? तो मेरा जवाब है नहीं। 90 से 95% स्लिप डिस्क की समस्या मरीज की 1.5 महीने में थोड़ी सी दवाई, जीवन शैली या लाइफस्टाइल में चेंजेस और कुछ फिजियोथेरेपी और कुछ मेडिसिन के माध्यम से बिल्कुल ठीक हो जाती है। बॉडी अपने आप इसको हील करने की कोशिश करती है और 90% मरीज़ टोटल 1.5 महीने से 6 महीने के अंदर कंप्लीट रिकवर हो जाते हैं। तो दवाइयाँ हमें क्या क्या लेनी होती हैं, इसमें बहुत ज़्यादा दवाइयाँ नहीं होती हैं। कुछ दवाइयाँ आपके दर्द के लिए होती हैं, एनाल्जेसिक होते हैं जो किसी भी मोड में लिया जा सकता है। दूसरा, कुछ दवाइयाँ हैं जो नस की सूजन को कम करने के लिए होती हैं, न्यूरोपैथिक पेन को कम करने के लिए होती हैं। कैल्शियम, विटामिन डी सप्लीमेंट बोन की डेंसिटी बढ़ाने के लिए होते हैं ताकि बोन पे लोड अच्छा आ सके, क्योंकि ऑस्टियोपोरोसिस के कारण डिस्क पे प्रेशर भी बढ़ता है। और बाकी होम रेमेडीज़ या कुछ जैसे हॉट फर्मेंटेशन, गर्म पानी का सेक, गर्म कमर में बेल्ट, जीवन शैली में परिवर्तन, फिजियोथेरेपी, ये सब का कॉम्बिनेशन फॉर्म स्लिप डिस्क में बहुत आराम देता है और मरीज 6 हफ्तों के अंदर लगभग 80 to 90% ठीक हो जाता है। तो इस तरह का कमर का बेल्ट आप उपयोग करें जब भी आपने चलना हो। इसको एलएस बेल्ट या एलएस कॉर्सेट बोलते हैं। आपके बैक को सपोर्ट देता है। 1.5 महीने से ज़्यादा इस बेल्ट का उपयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा लंबा बेल्ट का उपयोग करने से पीछे की मांसपेशियाँ डिजेनरेट होने लगती हैं। बट शुरुआती दौर में ये आपको आगे झुकने से रोकता है। दोस्तों, ऐसे बेल्ट का कोई उपयोग नहीं है, पर ये आपको बार बार रिपीटेटिव आगे झुकने से रोकता है और आपको प्रोटेक्ट देता है आपके स्पाइन को, जो हिलना डुलना कम रहे। बाकी बेल्ट का एज सच लॉन्ग टाइम बेल्ट पहनने का कोई महत्व नहीं पाया गया है। इस तरह के बाज़ार में वाटर बैग अवेलेबल हैं जिनमें गर्म पानी, गीज़र का गर्म पानी भर के आप सुबह 10 मिनट, शाम को 10 मिनट शेक करें तो आपको मसल स्पाज़ में रिलीव रहता है, काफ़ी हद तक आराम रहता है। बाज़ार में चाइनीज़ इलेक्ट्रिक जेल वाले मार्केट में अवेलेबल हैं, लेकिन मैं उनको ही रिकमेंड नहीं करता क्योंकि उनका टेम्परेचर बहुत हाई होता है, वो मसल डैमेज करते हैं।
तो मेरे आप सबसे रिक्वेस्ट है, हमेशा जब भी ये चीज़ किसी को भी बताएं, ऑलवेज यूज़ द वाटर बैग, कमर्शियल वाटर बैग्स ओनली। फिजियोथेरेपी, शुरुआती दौर में फिजियोथेरेपी का बहुत बड़ा रोल है। फिजियोथेरेपी में कुछ स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेज होती हैं, जिसमें इसमें चित्र में जैसे दर्शाया, अपने पैरों को फोल्ड करके पेट पे चिपकाएं। इससे बैक मसल का स्पाज्म कम होता है और उनमें जो खिंचाव है वो भी कम हो जाता है। तो दूसरा हमारी एक्सटेंसर बेस एक्सरसाइज, क्योंकि जब हम एक्सटेंसर बेस एक्सरसाइज करते हैं तो डिस्क का प्रेशर कम होता है और उससे जो नर्व पे इरिटेशन कम होता है, तो ये एक्सरसाइजेज बड़ी इंपॉर्टेंट है। तीसरा है हमारा हैंगिंग, भी बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है। जब आपको दर्द हो तो हैंगल से आपके दोनों वर्टिब्रा का डिस्टेंस थोड़ा सा बढ़ता है, जिससे नसों की सूजन कम होती है, उन पर दबाव कम होता है। अगर इन सब चीज़ों के करने के बाद में भी दवाइयाँ ले रहे हैं, आप फिजियोथेरेपी ले रहे हैं, बेल्ट का उपयोग कर रहे हैं, गर्म पानी का सेक कर रहे हैं बैग से, फिर भी अगर आपको बिल्कुल आराम नहीं मिल रहा है, तो सम ऑफ स्पाइन इंजेक्शन आर अवेलेबल, जिनके थ्रू हम कंट्रोल कर सकते हैं इनिशियल बीमारी को। इनको हम दो तकनीक से लगाते हैं, एक ट्रांसफोरामिनल यानी फोरामन के थ्रू, और एक हम सेंट्रल एपिड्यूरल यानी सेंट्रल इंटरलैमिनर के थ्रू। ये तकनीक आपके चिकित्सक को अच्छे से मालूम होती हैं और हम उनके द्वारा इंजेक्शन, एक छोटी सी निडल के माध्यम से दवाई आपकी उस खराब डिस्क के नस के पास छोड़ते हैं, जो नस की सूजन को कम करता है, डिस्क को गलने में शरीर में हेल्प करता है। जनरली ये 15 से 20 दिन लेता है अपने काम करने को। कुछ 70% मरीज इसी से ठीक हो जाते हैं, 30% नहीं होते हैं, उनको अगले स्टेप की ज़रूरत पड़ सकती है। तो जो रेस्ट 97% पेशेंट हैं, 90 to 97%, उनको इंजेक्शन द्वारा भी ठीक किया जा सकता है। तो इनको बोलते हैं हम स्पाइनल इंजेक्शंस। इसमें कुछ नहीं, हम निडल के थ्रू दवा को नस के डिस्क के पास डालते हैं और वो तब वहाँ का रहकर काम करती है और नसों की सूजन को कम करती है, जिससे पेशेंट को काफ़ी रिलीफ होता है। इन चित्रों में यही इंजेक्शन के बारे में दर्शाया गया है। ये है, जैसा मैंने बताया था कि हम ट्रांसफोरामिनल जाएंगे, तो ट्रांसफोरामिनल में हम जहाँ से नस निकलती है उस रूट के माध्यम से जाते हैं। इसमें कोई चीरा फाड़ी नहीं होती, सब मशीन में देखते हुए निडल से काम होता है। और इंटरलैमिनार में हम बीच से जाते हैं, जब डिस्क बीच में ज़्यादा होती है या बड़ी होती है। तो इसके बाद मरीज को इंजेक्शन से भी काफ़ी फ़ायदा होता है। द लास्ट ऑप्शन, जो कि मुश्किल से 3 से 5% मरीजों को ज़रूरत पड़ती हैं, वो है सर्जरी। सर्जरी स्लिप डिस्क की बहुत ज़्यादा सेफ़ हो गई है आज की तारीख में। आज की तारीख में हम बिल्कुल छोटे से इंसिजन, माइक्रो इंसिजन से उस डिस्क पर सर्जरी को परफॉर्म कर सकते हैं, जिसमें लोग मेरे पास डरते हैं कि साहब अभी तो लकवा नहीं है और लकवा हो गया तो, या लकवा आ रहा है लेकिन वो और बढ़ गया तो क्या हम ऑपरेशन करा के इस चीज़ का रिस्क नहीं ले सकते। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि आज की तारीख में स्लिप डिस्क की सर्जरी में लकवा होने की चांसेस बहुत कम है। यह 1 लाख लोगों में 1 से 3 लोगों को होने की संभावना होती है, यानी 0.01 to 0.03% के चांस। और जिन मरीजों को होने की समस्या होती भी है या अंदाज़ा होता है, उनको आपका चिकित्सक पहले ही बताता है कि देयर इज़ चांसेस कि ये चीज़ बढ़ जाए। तो हम इसमें छोटे से माइक्रो इंसिजन से माइक्रो डिसेक्टोमी करते हैं, जिसमें एक छोटी सी ट्यूब होती है, वो अंदर जाती है और वो हम डिस्क तक उससे पहुंच जाते हैं, और उसी के माध्यम से ये जो टुकड़ा बाहर आया था, केवल उस पूरे डिस्क को ना हटा के केवल उस टुकड़े को हटाते हैं, पार्ट ऑफ डिस्क जो हम निकालते हैं, जिससे नस फ्री हो जाती है और उस मरीज को अगले दिन से आराम हो जाता है और मरीज अगले दिन से नॉर्मल चल सकता है, बिना कोई 1.5-2 महीने का कोई बेड रेस्ट लिए। शुरुआती दौर में 1.5-2 महीने उसको बार बार अपने ऑक्यूपेशनल यानी आगे झुकना या वज़न उठाने के काम या लंबी ट्रैवलिंग मना होती है। बाकी इट इज़ वेरी इजी सर्जरी, और बहुत इजी प्रक्रिया से हम केवल उस टुकड़े को निकालते हैं जो बाहर आया है दूरबीन के सहारे, और वो मरीज़ बिल्कुल फ्री हो जाता है, जैसा इसमें
इमेज में वो टुकड़ा निकाल दिया। ये छोटा सा टुकड़ा जो बाहर आया था, जो माइक्रोस्कोप में काफ़ी बड़ा लग रहा है, वो टुकड़ा हम निकालने के बाद मरीज़ फिर जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मुझे लगता है आपको सारी प्रॉब्लम स्लिप डिस्क से संबंधित सब ठीक हो गई होगी, और उम्मीद है कि अब इससे संबंधित कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। फिर भी जिन महानुभावों को समस्या है वो मेरे नंबर पे कांटेक्ट करके या मुझे ईमेल करके कांटेक्ट कर सकते हैं, ताकि मैं अगले वीडियो के माध्यम से उनको संतुष्ट कर सकूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, प्लीज़ लाइक एंड शेयर द इन्फॉर्मेशन। थैंक यू।